हेलो दोस्तों। तो आज से हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं आपका पॉलिटी का PYQ हम लोग करने वाले हैं और इस PYQ के जरिए ही हम लोग पूरा सिलेबस जो है वो कवर करने वाले हैं। तो आइए इस कड़ी में जो सबसे पहला वीडियो है वो है मौलिक अधिकारों को लेकर के। देखिए, आज तक जितने भी प्रश्न BPSC ने पूछे हैं पिछले लगभग 15 सालों में, तो मैंने उन सभी प्रश्नों का यहाँ समेकन किया है और मुझे लगता है कि इससे अतिरिक्त संदर्भों की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि इससे अतिरिक्त आपको संदर्भों की आवश्यकता है। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि अनुच्छेद 32, मैं पहले प्रश्न नहीं देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 32 भारत के संविधान का हृदय और आत्मा है, इस बात की व्याख्या करनी है। तो ये 17वीं BPSC में पूछा गया था ये प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि क्या आप इस वक्तव्य से सहमत है कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है। तो ये दूसरा प्रश्न है। और ये तीसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए कि किस प्रकार से अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्याओं ने जीवन के अधिकार के विषय क्षेत्र का विस्तार किया है। तो देखिए, आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं लगभग 15 मैंने 47 से लिया है, 47 BPSC से। और इसमें मैं आपको बता दूं कि 47वीं, इसके बाद है 48वीं से 52वीं तक, ठीक है, 53, उसके बाद 53 से 55, और इस प्रकार से मतलब आप यहाँ तक 17वीं तक जो है आपको यहाँ पर प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसे। तो सबसे पहला है कि अनुच्छेद 32। और मैं आपको बता दूं कि आपको लग रहा होगा कि मौलिक अधिकार इतना महत्वपूर्ण अध्याय है और मात्र इससे अभी तक 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये वास्तव में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप सोच रहे हैं। लेकिन मौलिक अधिकार जो अध्याय है, इस अध्याय से आप जो है आर्टिकल आप देखें तो निबंधों में, ठीक है, निबंधों में आप पॉलिटी में ही आप जब किसी संदर्भ को अगर आप कोट करते हैं तो वहाँ मौलिक अधिकार के संदर्भ आपको दिए जाने होते हैं। तो ये होते हैं। तो मतलब अगर ये बात करें कि इसकी महत्व की, तो महत्व उतना ही है। तो इसलिए आप ये मत घबराइए कि मात्र इसमें 3 प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस 3 प्रश्न के माध्यम से ही आपको सारे चीज़ कवर हो जाएंगे जो मौलिक अधिकार से पूछे जाने हैं। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न जो है कि अनुच्छेद 32 भारत के संविधान का हृदय और आत्मा है, इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो पहले हम लोग जान पाए कि आखिर ये स्टेटमेंट जो है वो किनका है। तो यह कथन संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया गया था। उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा इसलिए कहा क्योंकि यह नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। तो एक परिचय मात्र है। अब इसके अर्थ को हम लोग समझें। पहले अनुच्छेद 32 का जो अर्थ है उसे समझें। तो दोस्तों, ये मात्र 8 अंक में पूछा गया था, तो आप अपने हिसाब से आप इसको लिखिएगा पॉइंट वाइज करके। जितना आपको यहाँ कंटेंट मिल रहा है उसके हिसाब से आप जो है उसका आप संक्षेपण में लिख सकते हैं। अनुच्छेद 32 का अर्थ और स्वरूप देखें तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे भारत का सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। यह स्वयं एक मौलिक अधिकार है, अर्थात न्याय पाने का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है। सर्वोच्च न्यायालय इस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्नलिखित 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। प्रीलिम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंस में भी अगर इस तरह के प्रश्न आप सीधे अगर पूछे जाए तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो जहाँ भी इसकी आवश्यकता हो, ठीक है, तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, पहला हेवियस कॉर्पस, यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, इसे बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, नाम से यह स्पष्ट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को मतलब बंदी को प्रत्यक्ष करना, यानी कि अवैध निरोध से मुक्ति देता है। यानी कि 24 घंटे के अंतर्गत जो है वो अगर किसी को गिरफ्तारी की जाती है, किसी गिरफ्तारी की जाती है तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है। तो ये हेबियस कॉर्पस है। दूसरा अगर हम देखें तो मैंडेमस, यानी कि परमादेश, हिंदी में इसे कहा है परमादेश। तो ये परमादेश क्या है, यहाँ पर स्पष्ट है कि सरकारी जो सार्वजनिक अधिकारी हैं उनको कर्तव्य पालन का आदेश दिया जाता है इस रिट के द्वारा। तीसरा प्रोहिबिशन, यानी कि इसे कहा जाता है प्रतिषेध। ठीक है, प्रतिषेध। और ये प्रतिषेध क्या है, तो निचली अदालत को कार्यवाही रोकने का आदेश है। यहाँ पर रोकने की बात हो रही है। ठीक है, नाम से स्पष्ट है प्रतिषेध। उसके बाद है सर्टियोरडी, यानी कि हम इसे कहें उत्प्रेषण। उत्प्रेषण तो इसमें क्या होता है कि निचली अदालत के जो आदेश है उसको निरस्त करना। और एक होता है अधिकार परीक्षा, यानी को वारंटो, जिसे कहा जाता है अधिकार परीक्षा। ये अधिकार परीक्षा का आप जैसे कि अगर हिंदी अर्थ अगर देख रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि किस अधिकार से, मैंने ये अगर एक लाइन में कहा जाए तो किस अधिकार से ये बोला जाता है। जैसे हेवियस कॉर्पस के बारे में कहा जाता है कि शरीर को प्रस्तुत करो, तो इस तरह से। तो को वारंटो में बोला जाता है कि किस अधिकार से, यानी कि पद पर अधिकार की वैधता की जांच की जाती है इसमें। तो ये सभी सर्वोच्च न्यायालय इस अनुच्छेद के अंतर्गत 5 प्रकार का रिट जारी कर सकती है। अब आगे बढ़ें
अब जो मूल सवाल है कि हृदय और आत्मा कहे जाने का कारण क्या है, तो अगर ये 4-5 पॉइंट अगर लिख दे रहे हैं तो भी आपका प्रश्न जो है वो पूरा हो जाता है। यहाँ क्या है कि आखिर हृदय और आत्मा क्यों कहाता है, हार्ट एंड सोल क्यों कहाता है, तो पहला तो ये है कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का प्रभावी साधन है, यानी कि केवल अधिकार देना पर्याप्त नहीं है, उनके संरक्षण का तंत्र भी आवश्यक है। अनुच्छेद 32 यह सुनिश्चित करता है कि मौलिक अधिकार केवल कागजी न रहे। ठीक है। दूसरा अगर देखा जाए तो हार्ट एंड सोल कहने का कारण है कि सीधे सर्वोच्च न्यायालय तक इसकी पहुंच होनी चाहिए होती है। तो नागरिक को किसी निचली अदालत में जाने की बाध्यता नहीं है, वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, जिससे शीघ्र न्याय संभव होता है। अब ये देखिए, ये जाने की निचली अदालत में जाने की बाध्यता कब नहीं होती है, जब उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तब। तो इस अनुच्छेद के द्वारा 32 के द्वारा सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है। ठीक है। तीसरा अगर देखें तो न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि ये देखिए 32 में यह प्रावधान न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों की संवैधानिकता की जांच का अधिकार देता है, जिससे संविधान की सर्वोच्चता बनी रहती है। आप न्यायिक पुनरावलोकन को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो इस पर देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन का सीधा सीधा मतलब होता है कि न्यायालय जांच करेगी कि कार्यपालिका और विधायिका के जो क्रियाकलाप रहे हैं वो संविधान सम्मत है या नहीं है, इसकी जांच जो है न्यायपालिका करती है, वो न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। और इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे कि जैसे केशवानंद भारती केस, जिसमें कि बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई थी और क्या है, उस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। यहाँ फिलहाल देखें तो अनुच्छेद 32 की बात की जा रही है और हार्ट एंड सोल कैसे है वो हम बात कर रहे हैं। तो पहला क्या हमने बताया कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का प्रभावी साधन है। दूसरा कहे तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच इसकी है, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा है। फिर एक है जनहित याचिका का विकास। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जनहित याचिका की परंपरा विकसित हुई। ठीक है। और ये जनहित याचिका क्या है इसे आप आगे देखेंगे। फिलहाल देखें तो जिससे क्या है, ये जनहित याचिका से निर्धन और वंचित वर्गों को भी न्याय मिला। उदाहरण स्वरूप देखें तो हुसैन आरा खातून मामला जो आप पढ़ेंगे, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से हुसैन आरा खातून का मतलब ने जब एक PIL दायर किया था, उस समय PIL का विकास की अवधारणा नहीं थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि इस तरह से बंदी जो है क्या बोलते हैं, जो जेलों में बंदी है उनको, उनके लिए 10,000 ऐसे बंदी, 10,000 से अधिक ऐसे बंदी वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने उस पर अपराध भी साबित नहीं हुआ था इस तरह से, और बाद में इसे और सजा काट चुके थे। तो इस प्रकार से मतलब PIL का विकास जो है यहाँ से शुरू हुआ था। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि PIL का विकास जो है 32 से जुड़ा हुआ है। अब ये एक लाइन हम लोग देख लेते हैं। ये तो सीधे प्रश्न पूछेंगे नहीं, लेकिन कहीं अगर चर्चा करनी हो तो जैसा कि मैंने कहा कि इन्हीं प्रश्नों के द्वारा हम लोग सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ ये देख लीजिए कि अनुच्छेद 32 में और अनुच्छेद 226 में, देखिए अनुच्छेद 32 में जो सबसे पहली बात है कि चलिए पढ़ते हैं, हालांकि उच्च न्यायालयों को भी रिट जारी करने की शक्ति जो है उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दिया गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 32 के द्वारा, और जो आपको हाई कोर्ट को रिट जारी करने की जो शक्ति है वो 226 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 32 केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर लागू होता है। अनुच्छेद 226 का क्षेत्र जो है वो व्यापक है, अन्य विधिक अधिकारों पर भी लागू होता है। तो एक बात याद रखें, इस मामले में अगर देखा जाए तो कई आलोचक इसकी बात भी करते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अधिक ये क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट का पावर जो है वो इसको बड़ा करती है, ये चीज़ें हैं। खैर, अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है, जबकि अगर 226 का है तो वो नहीं है। तो अब सीमाओं को देख लें कि तो लिखा है कि आपातकाल विशेषकर जब 75-77 के दौरान हुआ था तो अनुच्छेद 32 के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया था, जैसा कि ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला में देखा गया। जब ये जो मामला है जब आप पढ़िएगा तो काफ़ी रोचक मामला है। ठीक है। यानी कि आप देखेंगे कि आपको पता होगा कि जिस समय इमरजेंसी लागू हुआ था और सभी नेताओं को, जो प्रमुख नेता हुआ करते थे विद्रोही सरकार के खिलाफ जो विद्रोह कर रहे थे, उन सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसमें एक शिवकांत शुक्ला नाम के भी जो है आंदोलनकारी थे, शिवकांत शुक्ला, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। और उन्होंने जो है एक क्या बोलते हैं वो केस दायर किया, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगर देखा जाए तो काफ़ी विवादास्पद फैसला सुनाया। और आज तक जो है कलंकित, अगर सर्वोच्च न्यायालय अगर कलंकित है तो इस एक मामले की वजह से आज तक जो है वो कलंकित है। बाद में कई कन्फेशन भी आए, लेकिन ये जो मामला था इसमें क्या किया गया कि मौलिक अधिकारों की मतलब क्या है ना, अनदेखी की गई। जो व्यक्ति है उनके मौलिक अधिकारों की अनदेखी की गई, और सरकार द्वारा जो कदम उठाया गया था गिरफ्तारी के संदर्भ में उस फैसले को सही ठहराया गया था, वैध ठहराया गया था। तो ये खैर उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। निष्कर्ष में देखें तो अनुच्छेद 32 नागरिकों को न केवल अधिकार प्रदान करता है बल्कि उन अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय का द्वार भी खोलता है। यह संविधान की सर्वोच्चता, विधि के शासन तथा लोकतंत्र की आधारशिला है। इस प्रकार यह कहना पूर्णतः उचित है कि अनुच्छेद 32 वास्तव में भारत के संविधान का हृदय और आत्मा है। और सामान्य तौर पर आप देखें कि आपको सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त है, आपको समानता का अधिकार प्राप्त है, ठीक है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है,
आपको जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, सभी प्रकार की स्वतंत्रता है, शोषण के विरुद्ध आपको स्वतंत्रता है, शिक्षा और संस्कृति को है फैलाने का या मतलब उसकी रक्षा करने का अधिकार है, सभी प्रकार का अधिकार है, ठीक है। लेकिन इन सभी प्रकार के अधिकार बिना क्या बोलते हैं बेमानी हो जाते हैं जब आपको इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए कोई रक्षक नहीं हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो अनुच्छेद 32 क्या है, इन्हीं अधिकारों का रक्षक है, इसीलिए हार्ट एंड सोल कहा जाता है सामान्य तौर पर कहा जाए तो, ठीक है। बाकी इसके सभी प्रावधानों को हम लोगों ने देखा, तो चाहे तो अपने मर्जी से भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए, तो ये मेरा पहला प्रश्न था, वो समाप्त हुआ। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है, जो प्रश्न के जरिए हम लोग जो पूरा करने वाले हैं वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि युक्ति संगत प्रतिबंध, या जिसे युक्ति युक्त प्रतिबंध कहा या निर्बंधन कहा जाता है। तो ये इसके बारे में खास करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पहले प्रश्न देख लेते हैं, क्या लिखा है कि क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उसे वापस ले लिया है। तो इस वक्तव्य से क्या आप सहमत हैं? तो हमने इस प्रकार से कुछ लिखा है, तो आप इसे देखें, समझें और अपना मत जो है, अगर एग्जाम हो तो इसमें अपना कुछ मत भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं या इसे इसमें रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे अपने विचार हैं, तो इस पर जो है अगर मैं कहूँ तथ्यों को जरूर कोट कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः अगर जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है या मेरी मान्यता है, यह कथन आंशिक रूप से सही है परंतु पूर्णतः नहीं है। ये आपके विचार हो सकते हैं, आप अलग भी विचार रख सकते हैं, ठीक है। हालांकि 99.9% लोग जो है ये मानते हैं कि यह कथन जो है वो आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः सही नहीं है, ठीक है। अब कुछ आज आलोचक, लेकिन हाँ, जब आप पीसीएस की कॉपी लिखते हैं तो आपको कुछ इसी प्रकार के शब्दों को लिखना पड़ता है, आपको बचना पड़ता है। यानी कि अगर बात करूँ, अगर पीसीएस के लिए आप अगर देख रहे हैं तो आप बिल्कुल ऐसा ही लिखें, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि सधी हुई भाषा है यहाँ पर और इसमें आपको जो है किसी प्रकार के विवाद नहीं हो सकते हैं। खैर, क्या आप इस वक्तव्य से सहमत है कि कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है? देखिए, तो ये आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः नहीं है। भारतीय संविधान ने एक और नागरिकों को व्यापक मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, तो दूसरी ओर उन पर कुछ युक्ति संगत प्रतिबंध, जैसा कि हमने कहा युक्ति युक्त प्रतिबंध या युक्ति युक्त निर्बंधन ऐसा कहा जाता है, भी लगाया है। प्रश्न यह है कि क्या ये प्रतिबंध अधिकारों को निष्प्रभावी कर देते हैं? इसका उत्तर संतुलित दृष्टिकोण से देना आवश्यक है, जैसा कि हमने इसकी चर्चा की। अब देखिए, अब किस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि जो है कि सही में एक हाथ से मौलिक अधिकार जो है दिए गए, दूसरे हाथ से वापस ले लिया है। तो कथन के समर्थन में अगर तर्क दे तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो पहला तो यह है कि युक्ति संगत प्रतिबंधों की व्यापकता, ठीक है। ये क्या है? देखिए, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कहा जाए, देखिए इस पर हम लोगों ने एक यहाँ लिया है, इस पर ज़्यादा और डिटेल से आपको समझ में आएगा कि आखिर युक्ति संगत प्रतिबंध 19 में कहाँ कहाँ दिखाई देता है। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है वो निरपेक्ष नहीं है, ठीक है। विभिन्न अनुच्छेदों में स्पष्ट रूप से ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जहां राज्य युक्ति संगत आधारों पर अधिकारों को सीमित कर सकता है। तो हम लोग बात कर रहे थे 19 की। तो देखिए, 19 में आपको पता है कि स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की बात है। तो देखिए, अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत दी गई स्वतंत्रताओं पर 19(2) से 19(6) तक प्रतिबंधों का प्रावधान है, ठीक है। देखिए, 19 में बहुत सारी बातें हैं। अब एक आप पढ़े होइएगा 19 का क, 19 का ख, इस तरह की बातें हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जब अधिकारों की अगर हम विस्तृत व्याख्या करेंगे तो हम तो उस पर आएंगे ही, लेकिन यहाँ सीधे तौर पर दिया गया है कि युक्ति निर्बंधन की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 19(1) में देखिए, 19(1) में क्या कहा गया है कि 19(1) में कहा गया है कि अनुच्छेद 19(2) से लेकर के और 19(6) तक इसमें युक्ति संगत निर्बंधन की बात कही गई है। देखिए, यानी कि 19(1) में ऐसा विशेष कुछ नहीं है, केवल ये है कि इसके जरिए जो है युक्ति युक्त निर्बंधन सरकार जो है वो लगा सकती है, स्टेट लगा सकती है, ये चीज़ है, ठीक है। और बाकी 19(2) से लेकर 19(6) तक देखिए क्या है। तो देखिए, 19(2) में क्या है कि देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, ठीक है। आप 19(क) में आपने पढ़ा होगा वाक की स्वतंत्रता, ठीक है। तो क्या पढ़ते थे उसमें कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मीडिया की स्वतंत्रता है, इस प्रकार से। लेकिन 19(2) में देखें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टता, नैतिकता, मानहानि, न्यायालय की अवमानना, अपराध हेतु उकसावा, ठीक है। तो ये सभी कारणों के द्वारा जो है आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंधन है, ठीक है। ऐसी अभिव्यक्ति आप व्यक्त नहीं करेंगे जिससे कि राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, सार्वजनिक व्यवस्था जो है वो खतरे में पड़ जाए। तो इस प्रकार से युक्ति संगत निर्बंधन लगाई गई है। 19(3) में देखें यह क्या है। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा कि क्या है कि 19 क ख ग में इसे देखते हैं कि पहले आपको वाक स्वतंत्रता है, ठीक है। वाक के बाद सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता है, सभा सम्मेलन की, ठीक है। ये जरूर आपने पढ़ा होगा प्रीलिम्स के दौरान। उसके बाद है कि संगठन बनाने का अधिकार है, ठीक है। संगठन बनाने का अधिकार है, संगठन बन गया तो आपको जो है यातायात या आवागमन कहें, यातायात या आवागमन की स्वतंत्रता है,
ठीक है, यानी पूरे भारतवर्ष में आप अबाध रूप से जा सकते हैं, आ सकते हैं, तो यातायात की स्वतंत्रता है। इसके अलावा कहें तो इसमें जो है ये है आपको बसने का अधिकार है, ठीक है, बसने का अधिकार। फिर उसके बाद जो है आपको जो है वो पेशे का अधिकार है, पेशे का अधिकार है। तो इस प्रकार से ये अधिकार आपको मिले हैं कि आप भारतवर्ष के अंतर्गत या किसी भी मामले में जो है आपको वाक की स्वतंत्रता है। तो ये सभी चीज़ें हैं। लेकिन अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं। तो यहीं पर जो हमने कहा वाक की स्वतंत्रता, यहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, वही है। अब यहाँ शांतिपूर्ण, यहाँ भी लिखा है सभा सम्मेलन, तो 1903 में इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, शांतिपूर्ण सभा पर की स्वतंत्रता पर लगाए गए हैं, सार्वजनिक व्यवस्था के हित में। 4 में संघ संस्था बनाने की स्वतंत्रता पर है, ठीक है। इसमें क्या है कि राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक हित जो है, सार्वजनिक व्यवस्था ये होने चाहिए, यानी कि आप ऐसा संगठन नहीं बना लेंगे कि जिससे राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, सार्वजनिक व्यवस्था खतरे में पड़ जाए। तो इस तरह से आप समझेंगे। देखिए 1905 में क्या है, अब देखिए यहाँ आवागमन और बसना, ठीक है, दोनों एक साथ ले लिया गया है। तो आवागमन और निवास की स्वतंत्रता पर जो है युक्तिसंगत निर्बंधन लगाए गए हैं। सामान्य जनता के हित व अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण हेतु, ठीक है, यानी आपके निवास करने से, आपके आवागमन से सामान्य जनता का हित जो है वो बाधित नहीं हो, और एससी जो एसटी समुदाय है, ठीक है, उनका संरक्षण हेतु जो है वो आपको बसने पर जो है रोक लगाया जा सकता है। फिर उसके बाद देखिए 1906 में तो ये व्यवसाय व्यापार की स्वतंत्रता पर जो है वो युक्तिसंगत निर्बंधन लगा, यानी कि सामान्य जनता के हित में उचित प्रतिबंध लगाता है। अब देखिए अगर कोई व्यवसाय कर रहा है और कोई कहीं पर अगर शराब बैन है, और यानी कि अगर उस तरह का कुछ इलीगल काम करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अब कहिएगा कि नहीं तो मेरा अधिकार है काम करने का, काम भी ऐसा हो जो सामान्य जनता के हित में हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप काम करेंगे आपको अधिकार है, ठीक है। तो इस प्रकार से युक्ति संगत जो है निर्बंधन की व्यवस्था है, ठीक है। तो हम लोग 19 की बात कर रहे थे। फिर उसके बाद करें तो आलोचकों का मत है कि इस आधार की जो व्याख्या जो है वो व्यापक है, जिससे सरकार को हस्तक्षेप का अवसर मिल जाता है ऐसा करने से। तो ये देखिए मैंने इस आधार पर कहा सकता है कि हाँ सरकार जो है क्या कर रही, संविधान हमको अधिकार दे भी रही है और छीन भी रही है। दूसरा देखिए आपातकालीन प्रावधान, ठीक है, तो आपातकालीन यानी कि अनुच्छेद 352 के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। ये जो मामला फिर उभर करके आता है एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1975-77 के आपातकाल में क्या हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित माना था, ठीक है, जिससे यह धारणा बनी कि अधिकार व्यवहार में कमजोर पड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तीसरा देखिए निवारक निरोध, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि आपको देखिए आपने पढ़ा होगा 22 में क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में है, वो आपको अधिकार है, ठीक है। तो ये क्या है, निवारक निरोध में संविधान स्वयं निवारक निरोध की अनुमति देता है अनुच्छेद 22 में, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। अब देखिए संविधान ने कहा कि अगर गिरफ्तार किया जाएगा व्यक्ति को, ठीक है, तो मतलब बहुत सारी जो है अधिकार है, लेकिन अगर इस प्रकार के निवारक निरोध कानून के थ्रू अगर किसी गिरफ्तारी होती है तो फिर क्या है, वो 24 घंटे की जो बाध्यता है वो खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से निवारक निरोध जो है वो संविधान में स्पष्ट तौर पर, सीधे तौर पर है, जो क्या करती है, मौलिक अधिकारों को वो मतलब क्या करती है, कुंठित करती है, या यूँ कहे कि कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुँचाती है। खैर उसके भी अपने मायने हैं, वो हम लोग चर्चा फिर कर रहे हैं। अब देखिए कथन के विरोध में तर्क है, एक तो पक्ष में आपने तर्क दिया, दूसरा विरोध में भी तो तर्क देना पड़ेगा कि आखिर सही बात है। इसे कहा गया ना कि संविधान एक हाथ से आपको अधिकार दे रही है, दूसरा हाथ से छीन रही है। तो पक्ष में तो हमने बात किया कि हाँ इस तरह आपातकालीन प्रावधान है, ठीक है, वो निवारक निरोध संबंधी जो कानून है उसके थ्रू जो है आपको अधिकार छीने जा सकते हैं। 19 में जो है जो क्या बोलते हैं, कई तरह के प्रतिबंध जो लगाए गए हैं, युक्तिसंगत प्रतिबंध। तो ये सही बात है, तो ठीक है कि आपको अधिकार जो है छीने जा रहे हैं। लेकिन और भी देखिए इसकी अगर बात करें तो और बहुत सारे इसका विस्तार हो सकता है। 19 का हमने दिया, और भी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, देखिए जैसे कि हम चर्चा कर ही लेते हैं। यहाँ पर देखिए रिस्ट्रिक्शंस की बात करें, देखिए अनुच्छेद 21 को देखिए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ठीक है। तो यद्यपि अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता की गारंटी देता है, परंतु विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार इसे सीमित किया जा सकता है। देखिए आप इनके गोपालन केस जो था, AK गोपालन केस, उसमें आप देखे होइएगा तो ये बहुत नहरो जो यही बात बोला गया था कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपको जीवन का अधिकार देती है। एक बात बताइए, तो कल होकर के स्टेट अगर ऐसा विधि बना दे जो अधिकारों को छीन सकता है, तो ये नैरो विशेष ये थी व्याख्या थी। लेकिन फिर मेनका गांधी बना भारत संघ में क्या किया गया, ठीक है। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि ठीक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, लेकिन ये प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए, तर्कसंगत होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो खैर हम लोग बात केवल रिस्ट्रिक्शंस की कर रहे हैं, तो लिखेंगे कि ये लाइन हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसका 22 में भी देखिए, जैसा कि हमने ऊपर बात किया निवारक निरोध, तो संविधान स्वयं निवारक निरोध की अनुमति देता है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो है वो प्रतिबंध का उदाहरण है। परंतु इसके साथ कुछ उपाय भी दिए गए हैं, जैसे ऐसा नहीं है कि गिरफ्तार कर लेते, निरोध का कारण बताना पड़ेगा। और दूसरा सलाहकार बोर्ड बैठेगी तो उसकी समीक्षा पर भी निर्भर करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी को मनमाने ढंग से स्टेट उठा ले और जेल में डाल दे। तो ये चीज़ें हैं। खैर विवाद बहुत है इसके संबंधित भी, तो इस पर हम लोग चर्चा नहीं करने वाले हैं। अब देखिए अनुच्छेद
25 में भी देख लीजिए, अनुच्छेद 25 हो गया, 26, 28 हो गया, ये सभी है। देखिए धर्म की स्वतंत्रता है, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। ऐसा नहीं है कि धार्मिक स्वतंत्रता आपको अल्टीमेट मिल गया है कि जैसा मन है अपने धार्मिक, तो कोई भी किसी प्रकार का धर्म बना लेगा और किसी प्रकार के जो है वो मैंने किसी के स्वास्थ्य का या सार्वजनिक व्यवस्था का ध्यान न रख करके वो करेगा, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता भी आपको पूर्ण नहीं है। इसके बाद अगर धार्मिक संस्थाओं के अधिकार भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन सीमित किए जा सकते हैं, वो चीज़ें हैं। फिर आपातकालीन प्रावधान में आपको पता ही होगा कि आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हालांकि 44 में ये जो है 20 और 21 को जो है निलंबित नहीं किया सकता है, ऐसी जो है यहाँ पर प्रोविजन यहाँ पर किए गए थे। ठीक है, तो ये है। अब हम लोग, चूंकि एक ही प्रश्न हम लोग कर रहे हैं अभी कि मतलब पक्ष में तर्क दे रहे थे, अभी कथन के विपक्ष में तर्क दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ठीक है, हम लोगों के जो है मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, लेकिन अब देखिए छीनना आवश्यक क्यों है, जरूरी क्यों है, इस कथन को हम लोग गलत ठहराने का या मतलब आंशिक रूप से गलत ठहराने का हम लोग मतलब ये यहाँ पर दिखाएंगे। तो क्या है कि देखिए अधिकार जो होते हैं वो निरपेक्ष नहीं होते हैं। किसी भी लोकतंत्र में अधिकार पूर्णतः निरंकुश नहीं होते। यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो तो वो अराजकता को जन्म दे सकती है। ठीक है, अगर किसी को पूर्ण आज़ादी दी जाए, पूर्ण अधिकार दे दिया जाए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो मतलब क्या होगा, एक और अराजकता का जन्म हो सकता है। इसलिए सामाजिक संतुलन के लिए क्या है, प्रतिबंध आवश्यक है। ठीक है, वो चीज़ें हैं। दूसरा देखा जाए तो न्यायिक संरक्षण, संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को सीधे भारत का सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। ठीक है, और न्यायपालिका ने समय समय पर अधिकारों का विस्तार भी किया है, जैसे कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसको जो है बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में इसे सूचित किया है। फिर मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ये आपको जीवन और स्वतंत्रता की जो व्यापक व्याख्या की गई है। तो इन निर्णयों ने क्या सिद्ध किया कि न्यायपालिका जो है अधिकारों का रक्षक है, और संविधान जो है ऐसा नहीं है कि हम लोगों को अधिकार को छीन ही लेती है। इसके बाद देखिए संशोधन और प्रगतिशील व्याख्या। देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 के बाद आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। यह दर्शाता है कि संविधान ने स्वयं को अधिक अधिकार सुरक्षात्मक बनाया है। ठीक है, तो ये इसके पक्ष में तर्क दे सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा होगा कि मौलिक अधिकारों का हनन हो तो फिर कानून भी बनाया जा सकता है। तो वो चीज़ें हैं। अब इसका अगर हम समालोचनात्मक निष्कर्ष करें तो ये है कि भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकार दिए हैं, परंतु उन्हें पूर्णतः निरंकुश नहीं रखा। यह वापस लेना नहीं बल्कि संतुलित करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अधिकार छीन लिए गए आपको, ये संतुलित करने के लिए है। लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हित के बीच संतुलन आवश्यक है। अतः यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि संविधान ने एक हाथ अधिकार देकर दूसरे हाथ से छीन लिए। वस्तुतः उसने अधिकारों को सामाजिक उत्तरदायित्व और संवैधानिक सीमाओं के भीतर संरक्षित किया है। निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो अधिकार और कर्तव्य, स्वतंत्रता और नियंत्रण, व्यक्ति और समाज, इन सभी के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो हमने युक्ति संगत व्याख्या कर ली है। अब जो तीसरा प्रश्न है हम लोगों के पास वो है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए, और दूसरा इसके साथ है कि किस प्रकार अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्याओं ने जीवन के अधिकार के विषय क्षेत्र का विस्तार किया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और सबसे बेसिक प्रश्न है यही। इसमें जो स्पष्ट रूप से बोला गया है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन करें, तो इसमें आपके सारे प्रश्न जो प्रीलिम्स स्तर के हैं वो सारे इसमें कवर हो जाने वाले हैं। ठीक है, और एक जो काफ़ी महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 21, यह इसकी जो न्यायिक व्याख्या है यह भी आपको कवर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमने PYQ के माध्यम से ही समस्त एस्पेक्ट्स को जो मौलिक अधिकार से संबंधित है उसे हम लोगों ने कवर किया। खैर चलिए, आइए तो इस प्रश्न को हम लोग पूरा करते हैं। अब देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। ये अधिकार व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं तथा न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। ठीक है, तो कहा जाता है कि हाँ जस्टिसिएबल, नॉन जस्टिसिएबल, वो सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये स्पष्ट रूप से प्रवर्तनीय है, यानी कि इसके हनन होने पर आप सीधे तौर पर जो है न्यायालय में जा सकते हैं, सीधी बात है। खैर अब चूंकि क्या है, प्रश्न का जो पहला भाग है इसमें अधिकारों का वर्णन करना है, तो हम लोग वर्णन करेंगे। अब देखिए कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हम प्रदत्त हैं भारतीय नागरिकों को, तो ये देखें, और भारतीय नागरिकों को और इसमें जो है वो विदेशी नागरिकों को मिल जाता है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो वर्णन करना है उसमें देखें कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। ठीक है, इसमें क्या है कि विधि के समक्ष समानता। दोस्तों हम केवल व्याख्या करने वाले, देखिए प्रश्न जब आप लिखते हैं तो हर बिंदु पर अगर आप चर्चा करेंगे तो ये प्रश्न 38 नंबर जो है, जो लिखने की जो बाध्यता है वह बाध्यता जो है समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब चूँकि जितना जाने स्पष्ट जाने वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी बातें, देखिए अनुच्छेद 14 में अगर लिखिएगा तो इसमें बहुत सारी बातें, विधि के समक्ष समानता, फिर हम लोगों के संविधान में है कि कानून का समान संरक्षण। ठीक है, समान संरक्षण का जो अधिकार, तो वो चीज़ें हैं। फिर बहुत सारी बातें, अगर सभी अनुच्छेदों को अगर चर्चा करें तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी, क्योंकि हम लोगों को लिखना है कि सीधा कि वर्णन करें, तो हम वर्णन कर देंगे।
अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में है धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध। तीसरा जो अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, ठीक है। और मैं बात करूं कि आरक्षण वगैरह जो निकलता है नौकरियों में आरक्षण, वो इसमें जो है आपको दी गई है। तो और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम बस जस्ट चर्चा कर रहे हैं, जो कि सीधी व्याख्या है वो हम कर रहे हैं। अनुच्छेद 17 देखिए अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन। तो ये समता का अधिकार है, यानी कि समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार देखें तो अनुच्छेद 19(1) में है वाक, अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आवागमन, ठीक है, निवास व व्यवसाय की स्वतंत्रता, ठीक है, युक्ति संगत प्रतिबंधों के अधीन। ये 19(1)(a) या क जो बोलते हैं, जो हमने ऊपर चर्चा की थी, 19(1) क में क ख ग घ ऐसा करके जो है वो दिया गया है। पहले वाक की स्वतंत्रता, फिर उसके बाद है सभा की स्वतंत्रता, फिर उसके बाद है संगठन की। तो इस प्रकार से है, वो क्रमागत ढंग से ही दिया गया है लगभग। फिर देखिए अनुच्छेद 20 में है अपराध संबंधी संरक्षण, ठीक है। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। 22 में गिरफ्तारी एवं निरोध के संबंध में संरक्षण। शोषण के विरुद्ध देखें, शोषण के विरुद्ध अधिकार वो 23-24 में दिया गया है। तो मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी का निषेध, और जो 24 है उसमें 14 साल से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य में श्रम का निषेध करता है। तो ये 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में देखिएगा 25 से 28 तक में है इसमें। और इसमें है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता उसमें आपको मिलेगी, ठीक है। धर्म का पालन करने का, प्रचार करने का, प्रसार करने का, धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करने का, वो सभी आपको जो है इसमें 25 से 28 में दिया गया है। फिर सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की बात करें तो 29 से 30 में दिया गया है कि इसमें अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है। शैक्षणिक संस्थान स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार है। तो चाहे तो अगर आपने पूरा अनुच्छेद रटा है प्रीलिम्स में, तो आप चाहे तो पूरा का पूरा 12 से 35 तक जो है, जो भी है आप लिख सकते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ केवल मौलिक अधिकारों की बात की गई है, तो 12-13 का जरूरत नहीं है, ठीक है, जिसमें कि आपको राज्य की परिभाषा और दूसरा में जो है वो उसमें कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो क्या है मौलिक अधिकारों का हनन करे। तो उसको छोड़ने के बाद आप चाहे तो लिख सकते हैं, वो भूमिका में लिख सकते हैं, ठीक है, 12-13 की बात करें तो। फिर उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे भारत का सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। और इसमें और चाहे तो आप जोड़ सकते हैं, जो 5 रिट जारी करती है वो आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने इसके पहले भाग को पूरा किया, जिसमें क्या कहा जाता है कि कहा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। और किस प्रकार से अब लिखते हैं कि किस प्रकार अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्याओं ने जीवन के अधिकार के विषय क्षेत्र का विस्तार किया है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसे देखते हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण बात है ये, जब भी आप कहीं लिखेंगे, निबंध वगैरह लिखेंगे, तो ये सब चीज़ें जो है आपको काफ़ी काम आएगी। तो देखिए अनुच्छेद 21 में क्या है, जीवन के अधिकार का विस्तार किया गया है। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बस लिखा हुआ है संविधान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा, मूल संविधान में जाइएगा तो मात्र इतना ही लाइन लिखा है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसके द्वारा जो है आपके मैंने ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा, वो दिया है। तो देखिए प्रारंभ में इसकी संकीर्ण व्याख्या की गई, परंतु बाद में न्यायपालिका ने इसे व्यापक बना दिया, ठीक है। तो संकीर्ण व्याख्या से लेकर के व्यापक व्याख्या तक हम लोग देखते हैं। तो इसमें प्राचीन दृष्टिकोण जो था वो एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ठीक है। और इसमें क्या है, न्यायालय ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को शाब्दिक रूप में लिया, ठीक है। यानी कि जो शब्द लिखा गया था संविधान में उसी को लिया, इसकी कोई विस्तृत व्याख्या नहीं की। बोला गया ठीक है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा जो है ही आपको 21 का जो अधिकार है उससे वंचित किया जाएगा, ठीक है। यानी कि ये स्पष्ट हो गया कि अगर चाहे तो मतलब विधि बना करके आपके अधिकारों को छीना जा सकता है, ठीक है। एक तरह से गुंजाइश हो गई। लेकिन क्रांतिकारी परिवर्तन कब आया, जब मेनका गांधी बना भारत संघ में न्यायालय ने कहा कि प्रक्रिया ऐसा नहीं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऐसा विधि हो कि क्या हो, न्याय संगत हो, उचित होना चाहिए, तर्कसंगत होना चाहिए, ठीक है। यहीं से अनुच्छेद 21 का क्षेत्र जो है अत्यधिक विस्तृत हुआ, ठीक है। तो 2 मामला हमने देखा, एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य, दूसरा देखा मेनका गांधी बनाम भारत संघ। और जब ये बात हुई, ठीक है, कि न्याय संगत, उचित और तर्कसंगत होना चाहिए, इसके बाद से समझिए कि द्वार खुल गया इस अधिकार के विस्तार होने का। अब फिर क्या है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विकसित जो अधिकार है वो देखिए, न्यायालय ने जीवन के अधिकारों केवल शारीरिक अस्तित्व का सीमित नहीं माना, बल्कि गरिमामय जीवन के रूप में व्याख्यायित किया। देखिए गरिमामय जीवन, ये मेनका गांधी बनाम जो भारत संघ है उसमें कहा गया था कि व्यक्ति को गरिमामय जीवन का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। केवल जीवन, ऐसा नहीं कि शारीरिक अस्तित्व है केवल तो बस उसी को जीवन मान लिया जाए, नहीं, गरिमा में होना चाहिए। तो अब देखिए गरिमा में जीवन का अधिकार देखें तो मानव गरिमा, सम्मान और निजता का संरक्षण, ये के.एस. पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ, याद रखेंगे, के.एस. पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ। और राइट टू प्राइवेसी को जो है वो मौलिक अधिकार माना गया, ठीक है। दूसरा देखें और जुड़ती चली गई, देखिए बहुत सारा मामला है इसमें, जो माइलस्टोन है वो हम लोग देख रहे हैं केवल, ठीक है। अब देखिए आजीविका का अधिकार, अब देखिए आप कहिएगा कि फिर आजीविका का अधिकार यहाँ कहाँ से आ गया। देखिए जब कहा गया गरिमापूर्ण जीवन, ठीक है, गरिमामयी जीवन, तो गरिमा व्यक्ति की कब होती है,
क्या कोई भूखा व्यक्ति या भीख मांगता व्यक्ति का जीवन गरिमा पूर्ण होता है? नहीं। तो उसको आजीविका मिलनी चाहिए। तो ये आजीविका का अधिकार जो है दिया गया। फिर ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम मामले में तो आजीविका को जीवन का अभिन्न अंग माना गया। इसी प्रकार से जीवन गरिमा पूर्ण तब होगा जब स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार मिले। तो MC मेहता बनाम भारत संघ ने स्वच्छ जल वायु को जीवन के अधिकार में शामिल किया। फिर गरिमा पूर्ण जीवन कब होगा? जब आपको शिक्षा का अधिकार मिलेगा। तो उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में प्राथमिक शिक्षा को जीवन के अधिकार से जोड़ा, बाद में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। ठीक है। फिर शीघ्र न्याय का अधिकार, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, जो हमने ऊपर बात भी किया था। तो शीघ्र न्याय का अधिकार जो है वह भी आपका क्या होगा? वो भी जीवन का अधिकार होगा। ठीक है। अब जरा सोचिए कि 10,000 से अधिक कैदी जो है बंद थे और उन पर मुकदमा चल रहा था और मुकदमा खींचता गया, उसमें किसी के ऊपर दोष सिद्धि भी नहीं हुई थी। अब जब दोष सिद्धि नहीं हुआ तो फिर उतना दिन वो सजा भी काट चुके थे। तो ये था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया, जब वही बात है कि जब एक व्याख्या हो गई उसके बाद व्याख्याओं की जो है एक श्रृंखला शुरू हो गई। तो हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य मामले में क्या हुआ कि त्वरित सुनवाई को भी जीवन का अधिकार माना गया। फिर उसके बाद है विधिक सहायता का अधिकार मिला, निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता मिलनी चाहिए। और आपने सुना होगा नालसा की, ठीक है, नालसा ये चीज़। तो खैर इसके बाद है गरीब, ये देखिए कि निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता। अब अगर इनको निःशुल्क विधिक सहायता नहीं दिया जाए तो इनका जीवन कितना कष्टमय हो सकता है। कोई उनके अधिकारों का हनन करे और अधिकार के हनन के लिए वो अगर न्यायालय में जाए तो उनके पास इतना फी नहीं हो कि किसी वकील को हायर कर सके, तो फिर क्या हो? क्या उनका जीवन गरिमापूर्ण रह पाएगा? तो ये सभी कुछ बातें हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करती है। फिर उसके बाद देखें तो गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार। अब ये कहा गया कि गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है, फिर गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार क्यों नहीं मिले? अब देखिए ये कॉमन कॉज बनाम भारत संघ जो है इस मामले में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध ठहराया गया। अब देखिए दोनों में अंतर समझिए। अब ऐसे तो कोई बोलेगा कि हाँ तो मुझे मरने की इच्छा हो रही है और मुझे गरिमापूर्ण तरीके से मरने का अधिकार है, तब तो आत्महत्या भी जो है वो मतलब ये वैध हो जाएगा। ठीक है। लेकिन याद रखेंगे आत्महत्या भारत में इलीगल है, भारत में कहीं कहीं भी अपराध के रूप में है। ठीक है। इसमें जो इच्छा मृत्यु है ये निष्क्रिय इच्छा, ये देखिएगा शब्द पर ध्यान दीजिए, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। तो ये क्या था कि इच्छा मृत्यु मिले किस स्थिति में? जब व्यक्ति ऐसी स्थिति में हो जब मेडिकल सपोर्ट पर ही जिंदा हो, यानी मेडिकल अगर इक्विपमेंट अगर हटा लिया जाए तो उस व्यक्ति का शरीर का कोई अस्तित्व नहीं हो, तो इस स्थिति में जो है उनको जो है मृत्यु का अधिकार उनको मिलता है। ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। खैर इस पर चर्चा हम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं। तो कॉमन कॉज बनाम भारत संघ में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध ठहराया गया। अब समालोचनात्मक विश्लेषण करें तो अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्या ने इसे संविधान का सबसे जीवंत और गतिशील प्रावधान बना दिया है। न्यायपालिका ने सामाजिक आर्थिक अधिकार जैसे पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य को भी जीवन के अधिकार में सम्मिलित कर इसे कल्याणकारी राज्य की ओर अवधारणा से जोड़ा है। हालांकि आलोचक कहते हैं कि अत्याधिक न्यायिक सक्रियता से न्यायिक अतिक्रमण का खतरा उत्पन्न हो सकता है। ठीक है। परंतु ये जरूरी भी है कहीं ना कहीं, अगर स्टेट को ही पूरी अगर छूट दे दी जाए या नागरिकों को पूरी छूट दे दी जाए तो कहीं ना कहीं अराजकता देखने को मिलेगी। तो ये है। हाँ, लेकिन न्यायिक अतिक्रमण भी जो है एक चर्चा का विषय है, जो आलोचक ऐसा मानते हैं। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की आधारशिला है। विशेषकर अनुच्छेद 21 की व्यापक न्यायिक व्याख्याओं ने जीवन के अधिकार को केवल जीवित रहने से आगे बढ़ाकर सम्मानपूर्वक, सुरक्षित और स्वच्छ जीवन तक विस्तारित कर दिया है। इस प्रकार अनुच्छेद 21 जो है भारतीय संविधान की सबसे गतिशील और मानवीय अभिव्यक्ति बन गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने 3 प्रश्नों के माध्यम से जो मुख्य परीक्षा है, बिहार लोक सेवा आयोग की जो मुख्य परीक्षा है, उसको ध्यान में रख करके हमने ये वीडियो बनाया है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो जो है वो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।